जादुई सोने का पर्स। बहुत समय पहले की बात है। शाहजहांपुर नामक गांव में प्रीति अपनी माँ सुमन के साथ रहा करती थी। प्रीति और उसकी माँ बहुत गरीब थे। उनके पास रहने के लिए एक झोपड़ी के अलावा और कुछ भी नहीं था। प्रीति के पिता की मृत्यु बहुत पहले ही हो चुकी थी। तब से वो और उसकी माँ ही एक दूसरे का सहारा थे। प्रीति की माँ गांव के कुछ घरों में झाड़ू पोछा करने का काम किया करती थी। उसी काम से उन्हें जो पैसे मिलते थे उन्हीं से दोनों माँ बेटी का खाना खर्चा चला करता था। प्रीति गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ा करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं, लेकिन एक दिन अचानक प्रीति की माँ की भी बीमारी के चलते मृत्यु हो जाती है। प्रीति अब बिल्कुल अकेली ही रह जाती है। दुनिया में अब उसका कोई भी सहारा नहीं बचता। माता और पिता दोनों के मर जाने के बाद प्रीति अब बिल्कुल अनाथ हो चुकी होती है। उसके पास खाने पीने के भी लाले पड़ने लगते हैं। तभी गांव के कुछ लोग, जिनके यहाँ उसकी माँ पहले झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, उन्हीं में से एक नेक दिल परिवार के मुखिया धर्मपाल उसे कहते हैं, बेटी प्रीति, तुम्हें तो पता ही है कि मरने से पहले तुम्हारी माँ हमारे यहाँ झाड़ू पोछा करने का काम किया करती थी। अब उनके जाने के बाद तुम पूरी तरह से अकेली हो चुकी हो। तुम्हारे पास अब कोई सहारा नहीं बचा। इसलिए मेरी मानो तो तुम आकर हमारे घर में रहने लगो। हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे और बदले में तुम अपनी माँ की ही तरह थोड़ा बहुत घर के काम करवाने में मेरी पत्नी सुनीता का हाथ बटा दिया करना। अंकल, जैसा आप ठीक समझे, मैं आज ही अपना सामान पैक कर लेती हूँ और आपके घर में शिफ्ट हो जाती हूँ। धर्मपाल की बात मानकर प्रीति अपना सारा सामान लेकर उसके घर में रहने चली जाती है। धर्मपाल और उसकी पत्नी को तो प्रीति का घर में रहना ठीक लगता है, लेकिन उनकी बेटी जिया को प्रीति फूटी आंख भी नहीं सुहाती। वो हमेशा कोई ना कोई तरीका ढूंढकर प्रीति को परेशान करती रहती। एक दिन जब प्रीति सफाई करके हटी ही थी, तभी जिया पूरे फर्श पर चाय फैला देती है और ऐसे दिखाती है जैसे चाय उसके हाथ से गलती से जमीन पर गिर गई। ये देखकर प्रीति उसे कहती है, जिया, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरा घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकती हो, लेकिन प्लीज तुम इस तरह की हरकतें करके मेरे किए हुए काम को खराब मत किया करो। ऐसा करने से तुम्हारे माता पिता को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहली बात तो ये कि चाय मैंने जानबूझकर नहीं फैलाई। गलती से चाय का कप मेरे हाथ से छूटकर गिर गया, इसलिए मेरे ऊपर फालतू के इल्जाम मत लगाया करो। और रही बात तुमसे प्रॉब्लम होने की, तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो कि मुझे तुम्हारा घर पर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए तुम मेरे घर से चली जाओ। जिया को इस तरह बदतमीजी से प्रीति के साथ बात करते हुए उसकी माँ सुनीता सुन लेती है और उसे तुरंत ही डांटते हुए कहती है, खबरदार जिया, जो आज के बाद तुमने कभी भी प्रीति से इस तरह से बात की। प्रीति अपनी मर्जी से नहीं आई है। उसके माता पिता के मरने के बाद उसका कोई सहारा नहीं बचा था, इसलिए मैं और तुम्हारे पिता इसको यहाँ लेकर आए हैं, ताकि इस बेचारी अनाथ के साथ कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। और अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तो मैं तुम्हें हॉस्टल में डलवा देती हूँ, तुम्हारी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। अपनी माँ को इस तरह अपने बजाय एक पराई लड़की का साथ देते हुए देखकर जिया आग बबूला हो जाती है और गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। जिया के कमरे में जाने के बाद प्रीति सुनीता से कहती है, आंटी जी, जिया अभी छोटी है, इसलिए वो बचपन में मुझे कभी कभार उल्टा बोल देती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है। आप मेरी वजह से प्लीज उसे हॉस्टल में मत भेजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसको कभी भी किसी परेशानी का सामना करना पड़े। अरे नहीं बेटी, मैं उसे कहीं नहीं भेज रही। ये तो बस मैंने उसको धमकाने के लिए बोला है, ताकि वो तुमसे बदतमीजी से बात ना करे। वैसे भी मैं अपनी बेटी से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं और प्रीति और जिया अब शादी के लायक हो जाती है। धर्मपाल दोनों के लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा और योग्य लड़का ढूंढने लगते हैं और कुछ ही दिनों में दोनों के लिए 2 लड़के पसंद कर लिए जाते हैं। प्रीति जिया से काफी ज्यादा सुंदर होती है। इस वजह से जो लड़का धर्मपाल प्रीति के लिए पसंद करते हैं, वो दिखने में जिया के होने वाले पति से कई गुना ज्यादा सुंदर
और पढ़ा लिखा होता है। ये देखकर जिया तो अब प्रीति से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। वो इस बार नफरत से इतनी ज्यादा भर चुकी होती है कि प्रीति को जान से मारने की साजिश करने लगती है। और एक दिन जब प्रीति और जिया दोनों मंदिर से घर आ रहे होते हैं तो जिया प्रीति से कहती है, प्रीति आज हम दोनों बहुत लेट हो चुके हैं। अगर हम इस रास्ते से घर जाएंगे तो हमें पहुंचने में कम से कम 1 घंटा और लग जाएगा, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा अंधेरा हो जाएगा और मम्मी पापा हमको लेट आने की वजह से बहुत डांट लगाएंगे। मुझे एक छोटा रास्ता मालूम है, क्यों ना हम दोनों उस रास्ते से चले ताकि हम घर टाइम से पहुंच जाए। ठीक है जिया, हम दोनों तुम्हारे बताए हुए उस छोटे रास्ते से ही चलते हैं, लेकिन रास्ते का ध्यान तुम्हें ही रखना पड़ेगा क्योंकि मैं आज तक कभी भी उस रास्ते से नहीं गई हूँ। अरे हाँ प्रीति, मेरे होते हुए तुम चिंता क्यों करती हो, मैं तुम्हें जल्द से जल्द घर पहुँचा दूंगी। जिया की बात मानकर भोली भाली प्रीति चुपचाप उसके साथ उसके बताए हुए रास्ते पर चलने लगती है। वे दोनों अभी कुछ ही दूर गई होती हैं। तभी अचानक जिया प्रीति से कहती है, प्रीति मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, क्या तुम मेरे लिए कहीं से पानी का इंतजाम करोगी? देखो जिया, मुझे वहाँ एक कुआं दिखाई दे रहा है, तुम ऐसा करो, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए उस कुएं से पानी निकाल कर लाती हूँ। इतना कहकर प्रीति जिया के लिए पानी लाने उस कुएं के पास चली जाती है। जब वो कुएं में से पानी निकाल रही होती है तभी पीछे से जिया चुपके से आकर उसे उसी कुएं में धक्का मारकर गिरा देती है और खुद वहां से तेजी से भाग जाती है। कुएं में गिरती ही प्रीति तेज तेज चिल्लाने लगती है, कोई है? जिया, जिया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, प्लीज कोई मेरी मदद करो। प्रीति की मदद के लिए ना तो वहाँ पर जिया होती है और ना ही आसपास से कोई ऐसा व्यक्ति निकल रहा होता है जिसे उसकी आवाज सुनाई दे जाए। प्रीति बहुत देर तक बचाने के लिए चिल्लाती रहती है और आखिर में जब वो थक जाती है तो रोना शुरू कर देती है। तभी अचानक उसके रोने की आवाज सुनकर उस कुएं में एक परी प्रकट हो जाती है और उसे कुएं से बाहर निकाल लाती है और प्रीति से पूछती है, बेटी आखिर तुम इस कुएं में कैसे गिर गई? प्रीति परी को शुरू से लेकर अंत तक की सारी बात बता देती है कि कैसे उसके माता पिता के जाने के बाद वो जिया के घर में रहने लगती है और किस प्रकार जिया उसे बार बार परेशान करती रहती है। और इस बार तो जिया ने उसे जान से मारने के लिए कुएं में धक्का ही मार दिया था। प्रीति की पूरी बात सुनकर परी को प्रीति के ऊपर बहुत दया आ जाती है। फिर वो अपनी जादुई छड़ी को घुमाती है और प्रीति के हाथ में एक जादुई सोने का पर्स आ जाता है। फिर परी प्रीति से कहती है, बेटी प्रीति, ये एक जादुई सोने का पर्स है, इस पर्स से तुम जो चाहो वो अपने लिए मांग सकती हो, ये पर्स तुम्हारी हर मनोकामना को पूरा करेगा। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है और फिर उसके बाद प्रीति वो जादुई सोने का पर्स लेकर वापस अपने घर आ जाती है। वो घर आकर देखती है कि जिया के माता पिता उसे बहुत डांट रहे होते हैं, तो वो उन्हें रोकती है और कहती है, अंकल आंटी आप प्लीज जिया को मत डांटिए, मैं मानती हूँ कि जिया ने आज मेरे साथ बहुत गलत किया, लेकिन आज इसकी वजह से मुझे ये जादुई सोने का पर्स परी ने दिया। इसकी मदद से हम चारों अपनी जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से जी पाएंगे। प्रीति के मना करने के बाद जिया के माता पिता उसे डांटना बंद कर देते हैं और प्रीति का लाया हुआ जादुई सोने का पर्स देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। जिया को भी आखिरकार अपनी गलती का एहसास होता है और वो प्रीति से अपने द्वारा की गई हर हरकत के लिए माफी मांग लेती है। उसके बाद सभी हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। धर्मपाल जिया और प्रीति दोनों की ही शादी कराकर उन्हें उनके घर विदा कर देते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने घरों में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही मजेदार कहानियाँ रोज देखते रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सौतेली काली बहन के सुनहरे बाल। ज्योति का रंग बहुत ही ज्यादा काला था और तो और उसके सर पर बहुत कम बाल थे, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा बदसूरत दिखाई देती थी। ज्योति अपनी 3 चचेरी बहन सपना, शीतल
और मीना के साथ अपने चाचा के घर में रह रही थी। ज्योति के माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद ज्योति को उसके चाचा ने घर के काम करवाने के लिए अपना लिया था। अब ज्योति की चाची विमला ज्योति से सारे घर के काम करवाती। एक दिन ज्योति नहा धोकर किचन की ओर जा रही होती है। तभी ज्योति की चचेरी बहन सपना कहती है, अरे महारानी, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह बन ठन कर? सुबह के 10 बज रहे हैं, नाश्ता पानी होगा कि नहीं? मैं किचन की ओर जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। वो जरा मुझे सुबह सुबह बाल धोने में थोड़ी देरी हो गई। ज्योति की ये बात सुनकर बाकी तीनों बहनें जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगती है। ओह माय गॉड, तुम्हारे सर पर बाल तो है नहीं और कह रही हो कि बाल धोने में देरी हो गई? एक एक बाल को गिन गिन कर धो रही थी क्या महारानी? मुझे तो यही लग रहा है कि ये नहाते वक्त अपना एक एक बाल धोती होगी, कहीं वो बाल भी टूटकर गिर ना जाए। सपना, जरा देखो तो सही, जब इसके सर पर 2 बाल है तो इसको इतना घमंड है। रंग काला है फिर भी अकड़ तो ऐसी है, तीखी मिर्च की तरह। पता नहीं हमारी तरह सुंदर होती तो क्या ही भाव होते इसके। अब यहाँ खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा जल्दी से किचन में जाकर हमारे लिए नाश्ता बना दे। सुबह से पेट में चूहे कूद रहे हैं। अगर देरी की तो माँ से कहकर तुझे इतना पिटवाऊंगी कि 4 दिन तक उठने लायक नहीं रहेगी, समझी? ऐसा व्यवहार ज्योति के साथ पहली बार नहीं हो रहा था। ये सब तो शुरू से ही उसके साथ हो रहा था। ज्योति को अपने कम बाल और काले रंग के कारण अपनी बाकी बहनों से बहुत सुनना पड़ता था। रोजाना ये बातें सुन सुनकर ज्योति के दिल को बहुत ठेस पहुंचती थी, परंतु वो चुप रहती थी और किसी से कुछ नहीं कहती थी। ज्योति चुपचाप रसोई घर के अंदर चली जाती है और सभी के लिए नाश्ता बनाती है। नाश्ता तैयार हो जाने के बाद वो नाश्ता लेकर टेबल पर पहुंच जाती है। ये लो, नाश्ता तैयार हो गया है। मैंने तुम सबके लिए गर्मा गर्म पकोड़े भी बनाए हैं और गर्मा गर्म चाय भी है। सपना जैसे ही पकोड़ा उठाकर अपने मुंह में डालती है, पकोड़ी बहुत गर्म होने की वजह से उसका मुंह जल जाता है। हे भगवान, मार डाला रे! इतने गरम पकोड़े खिलाकर तुम्हें मारना चाहती है? क्या बता नहीं सकती थी कि पकोड़े गरम है? मैं इसकी सब चाल बहुत अच्छे से जानती हूँ। ये हम सब बहनों का बुरा चाहती है और हमें मारना चाहती है। इतना कहने के बाद शीतल ज्योति का हाथ पकड़कर कस के मरोड़ देती है। ज्योति को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाती है, आह! मेरा हाथ छोड़ो शीतल, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हमें इस तरह परेशान करोगी और हम चुप रहेंगे? मैं सब जानती हूँ। तुम चाहती हो कि हम तुमसे काम करवाना बंद कर दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें इस गलती की सजा दूंगी ताकि तुम्हारा फिर से ऐसा करने का कभी मन ना हो। इसके बाद तीनों बहनें मिलकर बेचारी ज्योति को गंजा कर देती है। ये तुमने क्या किया? तुमने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुम तीनों मेरी बहन हो और मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार मैंने कभी भी तुम तीनों के साथ बुरा नहीं किया। अच्छा, तो तेरी जुबान भी कैंची की तरह चलती है? मैं तो कह रही हूँ सपना, इसकी जुबान भी काट दो। आज बहुत अच्छा मौका है, कभी बोल ही नहीं पाएगी फिर। मेरे पास तो इससे अच्छा एक और उपाय है, क्यों ना हम इसे घर से बाहर ही निकाल दें। सपना, मीना और शीतल मिलकर ज्योति को बहुत मारते पीटते हैं और उसे घसीटकर अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। बेचारी ज्योति रोते हुए जंगल की ओर चली जाती है। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है जो मेरे साथ इतना बुरा हो रहा है? मेरे बचपन में ही मुझसे मेरी माँ बाप को छीन लिया और अब मुझे इन 3 बदमाश बहनों के पास भेज दिया। हे भगवान, तुम मुझे किस जन्म की सजा दे रहे हो? इससे अच्छा तो तुम मुझे इस दुनिया में भेजते ही नहीं। बेचारी ज्योति रोते रोते ये सब बातें कहते कहते आगे बढ़ती है। ज्योति की ये सारी शिकायतें ऊपर आसमान में उड़ रही परी सुन रही होती है और वो ज्योति के सामने प्रकट होती है और कहती है, ज्योति, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। मैं जानती हूँ तुम्हारी तीनों बहनें तुम्हें क्यों पसंद नहीं करती है, क्योंकि तुम बहुत काली हो। परंतु तुम्हें देने के लिए मेरे पास एक वरदान है। परी, आप तो परी है ना, जो आसमान में रहती है। आप तो सबकी मदद करती है।
आप मेरी भी मदद करिए ना। आप मेरे साथ चलो और मेरे साथ रहो। मैं अपने बहनों और अपने चाची चाचा से बहुत परेशान हूँ। मैं जानती हूँ ज्योति कि तुम बहुत परेशान हो, और तुम जानती हो जीवन जो है ना बहुत कठिन होता है। अपने जीवन के महत्व को समझो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। हमें यूं हार नहीं माननी चाहिए। ऐसा कहने के बाद परी ज्योति के सर के ऊपर हाथ रखती है। हाथ रखते ही ज्योति के सर पर लंबे सुनहरे बाल आ जाते हैं और वो बहुत ही गोरी हो जाती है और एकदम अप्सरा लगने लगती है। उसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। ज्योति को बहुत प्यास लगती है और वो नदी किनारे पानी पीने के लिए जाती है, पर जैसे ही वो अपने आप को पानी में देखती है वो हैरान रह जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। कि ये सचमुच में मैं ही हूँ? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मेरे इतने अच्छे सुंदर बाल और मेरा इतना अच्छा रंग। अब तो मैं बहुत खूबसूरत हो गई हूँ। ज्योति अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसे याद आता है कि उसने कल से कुछ नहीं खाया है और उसे बहुत जोरों से भूख लग रही है। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है। बहुत जोरों से भूख लग रही है। काश मुझे यहाँ आसपास कुछ खाने को मिल जाए। ज्योति के इतना कहते ही ज्योति के बालों से एक रोशनी निकलती है और उसके सामने स्वादिष्ट खाना प्रकट हो जाता है। अरे ये क्या? लगता है ये कोई मामूली बाल नहीं बल्कि जादुई बाल है और ये मेरी सभी इच्छाएं पूरी करेगी। ज्योति अब बहुत खुश हो जाती है और पेट भरकर खाना खाती है। उसके बाद वो अपने उस जादुई बालों से एक घर मांगती है। इतना कहने के बाद ज्योति के सामने एक सुंदर सा घर प्रकट हो जाता है। ज्योति उस घर के अंदर चली जाती है और देखती है कि घर के अंदर तो उसके जरूरत का सभी सामान उपलब्ध है। अरे वाह, ये तो कमाल ही हो गया। इस घर में तो मेरी जरूरत का सभी सामान मौजूद है। अब मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है। ज्योति अपने पूरे घर को घूम घूम कर देखती है और वो अपने कमरे में जाती है तो वो देखती है कि उसकी अलमारी में तो बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस है। ये ड्रेस देखकर ज्योति उनमें से एक ड्रेस पहन लेती है। इसके बाद वो अपनी तीनों सौतेली बहनों के पास जाती है। अरे ये कौन सा जादू हो गया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये वही ज्योति है। अरे हाँ, ये कल्लू माई इतनी गोरी कैसे हो गई और इसके सर पर इतने सारे सुंदर सुनहरे बाल कैसे आ गए? कल तक तो ये गंजी थी। मुझे लग रहा है ये कोई जादू टोना करवा कर आई है। मैं तो कहती हूँ हमें इसे दूर ही रहना चाहिए, कहीं ये हमें कोई नुकसान ना पहुँचा दे। नहीं, ये सब तो मुझे आसमान में रहने वाली परी ने दिया है और देखो अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैं बहुत खुश हूँ। ज्योति के पास इतना कुछ होने के बाद भी अपनी बहनों के पास वापस आना बाकी बहनों को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने बुरे कर्मों पर बहुत बुरा महसूस करती हैं और ज्योति से माफी मांगती है। ज्योति अपनी बहनों को माफ कर देती है और अपनी बहनों के साथ हंसी खुशी से अपने जादुई घर में रहने लगती है।